This is Ravi Prakash Sharma here. Once again, I welcome you all on this brand new YouTube channel Concept वाला Official. Concept वाला Official की जो हमारी लास्ट क्लास रही थी, उस लास्ट क्लास के अंदर हमने 10th क्लास का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, उसमें जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसे हमने बिल्कुल डिटेल के अंदर स्टडी किया था कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किस तरीके से होती है, उसकी क्या इक्वेशन होती है और वो कौन कौन से स्टेप्स में कंप्लीट की जाती है। आज की जो हमारी क्लास रहेगी उस क्लास का फोकस हमारा इस चीज के ऊपर रहेगा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, इसके अलावा जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो किस किस तरीके से फुलफिल की जाती है। एंड जैसा कि हम साइंस स्टडी कर रहे हैं तो साइंस किसी भी चीज को बिना एक्सपेरिमेंट के नहीं मानता। हमने लास्ट क्लास के अंदर ये स्टडी कर लिया था कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर, इन सबकी प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किस तरीके से कंप्लीट होती है। बट हमें साथ ही साथ एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव करना पड़ेगा, तो हम 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये सारा आज की हमारी क्लास के अंदर इंक्लूड रहेगा। पर उससे पहले अगर आपने लास्ट क्लास के वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। एक बार यहां से उस लिंक से आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद सही सीक्वेंस में, एक प्रॉपर सीक्वेंस में आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले हम बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज है, क्योंकि हमने स्टडी किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो सबसे ज्यादा इसमें यूजफुल है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, इनको यूज करके ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैरी आउट की जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो ये आपस में एक्सचेंज है वो किस तरीके से किया जाता है, कौन से पार्ट से किया जाता है। देखिए लाइफ प्रोसेसेस, इनका मैंने आपसे कहा था कि ये नोट जो है ये आपके प्रॉपर साथ में चलते रहेंगे। आपको इनका स्क्रीनशॉट लेने का टाइम बाद में मैं आपको दे दूंगा। पहले हम बात करते हैं, देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। ये हमने बात की कि लाइट एनर्जी की जैसे रिक्वायरमेंट होती है उसके साथ साथ गैसेस एक्सचेंज भी करना पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का। और मोस्टली ये कहां से होता है, ये लीव्स में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं स्टोमेटा। उनके बारे में 9th क्लास के अंदर हम स्टडी कर चुके हैं डिटेल के अंदर, और छोटी क्लासेस के अंदर भी हमने स्टोमेटा नाम कहीं ना कहीं सुना है। तो स्टोमेटा जो होते हैं प्लांट की अपर सरफेस के ऊपर थोड़े कम होते हैं, लोअर सरफेस के ऊपर थोड़े ज्यादा होते हैं, उनसे गैसेस का एक्सचेंज किया जाता है। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट बिल्कुल अपने माइंड के अंदर क्लियर रखना है कि ऐसा नहीं है कि गैसेस का जो एक्सचेंज है वो पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। नहीं, गैसेस का जो एक्सचेंज है यहाँ दिया हुआ है, देखिए कि ये स्टेम्स, रूट्स और लीव्स, इनके थ्रू भी होता है। लीव्स के थ्रू तो होता ही है, स्टेम्स और रूट से भी होता है, बट इनके थ्रू बहुत कम होता है। मेजर जो हब है, जो प्राइमरी हब है गैसेस एक्सचेंज का, वो कौन है, लीव्स की जो लोअर सरफेस पे जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं वो हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं स्टोमेटा। तो आगे हमारा ये आएगा, इसमें देखिए ये पूरा डिटेल में मैंने स्टोमेटा के बारे में बता रखा आपको। व्हाट आर स्टोमेटा? डेफिनेशन अगर बात करें, स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। लीव्स की सरफेस पे बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इनका फंक्शन क्या है? मासिव अमाउंट्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कि गैसेस का एक्सचेंज इनका मेन पर्पस है। उसके बाद यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको अभी बताई कि ये बात आपको स्पेशली ध्यान रखनी है कि गैसेस का एक्सचेंज देखिए स्टेम्स, रूट्स, इनसे भी होता है, लीव्स में अदर जगह से भी होता है, बट मेजर जो प्राइमरी हब है वो कौन है, स्टोमेटा है। ये आपको क्लियर रखना है। उसके बाद वाटर डिलेमा। वाटर डिलेमा की अगर हम बात करें तो इसमें यह है कि प्लांट जो है उनसे वाटर का जो लॉस है वो भी स्टोमेटा के थ्रू होता है। किस तरीके से होता है अभी हम बात करेंगे। तो इसलिए जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट नहीं होती उस टाइम स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। ये हम अब बात करेंगे। देखिए सबसे पहले वाटर डिलेमा क्या है उसकी बात करते हैं। देखिए जैसे हमने बात की थी कि फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन है वो क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड 6 and 12H2O। ये मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल और 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स ये आपस में कंबाइन होते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ये हो गए कार्बोहाइड्रेट्स, ये ग्लूकोज है। इसके साथ हमने स्टडी किया था 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर फ्री हो जाते हैं। और यही हमारी अर्थ के ऊपर जो भी एरोबिक लाइफ है, जैसे हम
या मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन ही शो करते हैं, तो ये उनके लाइफ सस्टेनिंग सब्सटेंस है। उसके बाद एक ये आया था 6H2O इक्वेशन के अंदर, 6H2O। अब यहां आप ध्यान से देखिए कि हो क्या रहा है। 12H2O के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इक्वेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 6 एज इट इज जो है वो वापस रह रहे हैं। ये कहां जाते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहां होती है, लीव्स के अंदर। लीव्स के अंदर जब हो रही है तो लीव्स से ये वाटर कहां जाएगा, ये वाटर भी एटमॉस्फेयर के अंदर ही फ्री कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। अगर आपको याद आ रहा है तो हमने छोटी क्लासेस के अंदर, मिडिल क्लासेस जो थी उनके अंदर हमने ये स्टडी किया था कि जो लीव्स होती हैं उनकी जो सरफेस होती है उनसे एनी टाइम वाटर वेपर भी बाहर निकलती रहती है, और उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसपीरेशन। कुछ याद आया, ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि वाटर जो है एनी टाइम लीव्स की सरफेस से बाहर निकलता रहता है। अब इस प्रोसेस में देखिए क्या होगा कि ये जो वाटर वेपर है, ये एक बात और आपको याद दिलाऊं कि आप अब जब कभी भी प्लांट्स वगैरह के पास में, ग्रीनरी के आसपास जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। उसका रीजन यही है। 9th क्लास में आपने स्टडी किया था कि इवेपोरेशन जो होता है उससे कूलिंग होती है। तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, एनी टाइम वाटर वेपर बाहर निकाल रहे हैं, मतलब वाटर को इवेपोरेट कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, वहां का जो टेम्परेचर है आसपास का वो काफी कम हो जाता है, इसलिए हमें ठंडक फील होती है। तो बात करें कि जो वाटर का लॉस है, कंटिन्यूअसली अगर प्लांट को इस तरीके से वाटर का लॉस रहेगा तो कितनी प्रॉब्लमेटिक बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डे टाइम में सनलाइट अवेलेबल होती है, और आपको पता है फोटोसिंथेसिस कब हो सकता है, जब सनलाइट अवेलेबल हो। नाइट में सनलाइट अवेलेबल नहीं है। अगर उस टाइम भी स्टोमेटा अगर ओपन रहते हैं तो क्या होगा कि गैसेस का एक्सचेंज भले ही हो जाए, पर कार्बन डाइऑक्साइड का फोटोसिंथेसिस में यूज नहीं हो पाएगा। मतलब फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं नाइट में, तो क्या होगा, सिर्फ ये वाटर का लॉस होगा। अब वाटर का लॉस इतना ज्यादा प्लांट के लिए अगर होगा तो इतना वाटर प्लांट को अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि उन्हें सोइल में से जो भी वाटर अवेलेबल होता है वो एब्जॉर्ब करना होता है। तो इसलिए नाइट के टाइम जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता उस टाइम प्लांट्स क्या करते हैं, स्टोमेटा को बंद कर देते हैं, और डे टाइम में वो स्टोमेटा को ओपन रखते हैं। ये बात है वाटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट। चलिए, तो ये वाटर डिलेमा यही था। अब उसके बाद बात करते हैं गार्ड सेल्स का रोल। कि अभी हमने जस्ट बात की कि प्लांट्स जो है वो डे टाइम में स्टोमेटा को ओपन रखते हैं और नाइट में स्टोमेटा को बंद कर दिया जाता है। अब ये बंद करने का और ओपन करने का जो वर्क है, ये फंक्शन जो है, ये कौन परफॉर्म करता है, ये परफॉर्म करता है हर स्टोमेटा के दोनों तरफ एक एक सेल होती हैं। टोटल कितनी हो गई, 2 सेल्स होती हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड इसीलिए क्योंकि वो उसको गार्ड कर रही हैं, वो उसे ओपन करने का और क्लोज करने का फंक्शन परफॉर्म कर रही है, इसलिए वो गार्ड सेल्स होती हैं। 2 होती हैं टोटल, 1 पेयर गार्ड सेल्स होती है हर स्टोमेटा के दोनों तरफ। अब वो किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करती है, वापस एक बार हमारे बोर्ड पे चलते हैं। देखिए, नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो नाइट की अगर हम बात करें तो नाइट में मान लीजिए ये कंडीशन होती है गार्ड सेल्स की। बीच में यहां इस जगह बीच में रह गया स्टोमेटा। स्टोमेटा बीच में है, ये गार्ड सेल्स हैं दोनों तरफ। इनमें देखिए बीच बीच में ये क्लोरोप्लास्ट आपको दिखाई देते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस भी होता है। तो ये गार्ड सेल्स हैं। डे टाइम में जब इन्हें ओपन होना होता है तब ये क्या करते हैं, नाइट में देखिए ये कंडीशन है, ये अभी क्लोज्ड हैं। डे टाइम में जब इन्हें ओपन होना होता है तब ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, ये जो सेल्स हैं ये सेल स्वेल हो जाएंगी, एक्सपेंड हो जाएंगी। एक्सपेंड होंगी तो ये स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा कि इनके बीच में ये जगह बन जाएगी। सॉरी, थोड़ी ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, पर मेरे हिसाब से कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि डे टाइम के अंदर ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर को एब्जॉर्ब करने से ये थोड़े स्वेल हो जाते हैं। स्वेल होने से ये बीच का जो स्पेस है ये ओपन हो जाता है और यहाँ स्टोमेटल पोर्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं।
ठीक है। तो ये फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ये एक गार्ड सेल, ये सेकंड, तो टोटल 2 गार्ड सेल हर स्टोमेटा के दोनों तरफ होती हैं। वाटर को एब्जॉर्ब करके स्वेल होती हैं, तब तो ओपन हो जाते हैं स्टोमेटा, और नाइट के टाइम वो वापस क्या करेंगी, वाटर को लूज कर देंगी। वाटर को लूज करने से क्या होगा, वापस श्रिंक हो जाएंगी, श्रिंक होगी तो वो आपस में क्लोज होते ही स्टोमेटा का जो पोर है वो भी क्या होगा, बंद हो जाएगा। चलिए, ये हो गया गार्ड सेल का फंक्शन। तो ये मैंने यहां आपको शो किया हुआ है सारा। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर इज ए कंट्रोल फंक्शन टेकन केयर ऑफ बाय गार्ड सेल्स। ओपनिंग, वही मैंने आपको बताया कि ओपनिंग कैसे होती है गार्ड सेल की, वाटर एब्जॉर्ब करना और स्वेल हो जाता है। ओपन पोर, तो उस टाइम सेल कर्व हो जाती है और स्टोमेटल जो पोर है वो वाइडन हो जाता है, तभी वो ओपन होगा। उसके बाद क्लोजिंग, क्लोजिंग वही कि वो वाटर को लूज कर देती है, लूज करने से श्रिंक हो जाएंगी, श्रिंक होने से वो पोर बंद हो जाते हैं। ठीक है। तो गार्ड सेल्स एक्ट एज द गेटकीपर ऑफ द लीफ, रेगुलेटिंग गैसेज एक्सचेंज एंड वाटर लॉस बाय प्रीसाइजली कंट्रोलिंग द साइज ऑफ द स्टोमेटल ओपनिंग इन रिस्पॉन्स टू वाटर अवेलेबिलिटी। वाटर कितना अवेलेबल है वो ये भी देखा जाता है, उस हिसाब से गार्ड सेल्स ये डिसाइड करती हैं कि किस टाइम स्टोमेटा को ओपन रखना है, किस टाइम क्लोज करना है। चलिए, ये बात हो गई सारी गैसेज एक्सचेंज की। अब मेन हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा वाटर के ऊपर, कि गैसेस का तो हमने स्टडी कर लिया, फोटोसिंथेसिस के अंदर वाटर भी तो चाहिए ना, और इसके अलावा कई रॉ मटेरियल्स भी चाहिए, क्योंकि प्लांट को बहुत सारे मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो किस तरीके से फुलफिल की जाती है उनके बारे में बात करें तो देखिए, उनके लिए जो रिसर्च सोर्स हो सकता है मिनरल्स का और वाटर का, प्लांट के लिए सोर्स क्या हो सकता है भाई, जो सबसे उनके पास में है, और सबसे पास में कौन सा सोर्स है, सोइल। सोइल सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होगा उनके लिए, क्योंकि बाहर एटमॉस्फेयर से उनको मिनरल्स वगैरह, वाटर वगैरह ये सब अवेलेबल नहीं हो सकता। तो यहां हम बात करें हाउ वाटर एंड अदर मिनरल्स रीच दी प्लांट्स, तो ये वही होगा कि एब्जॉर्प्शन होता है किससे, सोइल से, क्योंकि नियरेस्ट सोर्स है रॉ मटेरियल्स का और वाटर का, जो कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स जो प्लांट की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। की मिनरल्स यहां मैंने आपको बता भी रखा है, देखिए नाइट्रोजन, फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो सोइल में से एब्जॉर्ब किए जाते हैं विद वाटर, क्योंकि वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, और जब वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है तो उनके साथ ही साथ ये भी रूट के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन वाया रूट, तो वही ये बात है, दीज मटेरियल्स आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट थ्रू द पार्ट्स इन कॉन्टैक्ट विद द सोइल। प्लांट का कौन सा पार्ट है जो सोइल के साथ कॉन्टैक्ट में रहता है, वो है रूट्स, तो रूट्स इनको एब्जॉर्ब करती हैं। रूट्स ने उनको एब्जॉर्ब तो कर लिया, पर उनको वहां ऊपर वाटर जो है लीव्स तक भी पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कहां होगा, लीव्स के अंदर। तो अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए 9th क्लास के अंदर जब आपने टिश्यूज चैप्टर स्टडी किया था, तो वहां आपने वेस्कुलर टिश्यूज स्टडी किए थे। वेस्कुलर टिश्यूज कौन से होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो परफॉर्म करता है, और फ्लोएम फूड का प्लांट्स के अंदर। अभी तो हम सिर्फ जाइलम की बात करेंगे, क्योंकि हमें वाटर का ट्रांसपोर्टेशन स्टडी करना है। देखिए जाइलम टिश्यूज कि इसमें ये मैंने आपको यहां ये नोटिफाई किया है कि अगर रूट्स और लीव्स, क्योंकि रूट से वाटर एब्जॉर्ब होगा, पहुंचाना लीव्स तक है, अगर उनके बीच में डिस्टेंस शॉर्ट है तो सिंपल डिफ्यूजन जो प्रोसेस होती है उससे काम चल जाएगा। बट नॉर्मली आप जानते हैं कि प्लांट बहुत बड़े बड़े होते हैं, रूट्स और लीव्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो यहाँ पे वाटर को कंटिन्यूअसली पहुंचाने के लिए फिर जैसा कि हमारे घर के अंदर पाइपलाइन होती है ना, ठीक वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी पाइपलाइन होती है, जो पाइप्स जो है कनेक्टेड रहते हैं, कहां से कहां तक, रूट्स से स्टार्ट होते हैं और पूरा स्टेम में से होते हुए, ब्रांचेस में से होते हुए लीव्स तक जाते हैं पाइप। उन पाइप्स को हम नाम दे देते हैं जाइलम टिश्यूज। तो इस तरीके से उन जाइलम टिश्यूज के अंदर जो वाटर जो है वो अपसाइड मूव करता है, और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन और उसके साथ साथ जो सोल्यूबल मिनरल्स हैं वो भी इसी तरीके से ऊपर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। मैकेनिज्म वही है कि कंटिन्यूअस सिस्टम बन जाता है वाटर कंडक्टिंग चैनल्स का। बात करते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है। देखिए हमने बचपन से एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन पढ़ा है, उसके अंदर हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज्यादा गैस कौन सी अवेलेबल है, नाइट्रोजन। 78%, टोटल 100% में से 78% गैस जो है वो सिर्फ नाइट्रोजन है। बट प्लांट्स जो हैं वो इस कैपेबल नहीं होते, इस तरीके से उनकी स्ट्रक्चर नहीं होती कि वो एटमॉस्फेयर में से डायरेक्ट नाइट्रोजन को यूज कर सकें, ऐसा वो नहीं करते। ठीक है, जो स्टोमेटल पोर है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इनका एक्सचेंज तो हो जाता है, बट नाइट्रोजन का नहीं हो सकता। तो नाइट्रोजन प्लांट्स को कैसे मिले,
नाइट्रोजन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो अलग अलग कंपाउंड्स में, प्रोटीन सिंथेसिस में नाइट्रोजन काम में आता है। इसके अलावा जो अदर कंपाउंड्स जो बहुत सारे होते हैं, ये सारे भी नाइट्रोजन से सिंथेसाइज किए जाते हैं। तो इसके लिए नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है। पर ये मिलेगा कैसे? मिलेगा इस तरीके से कि नाइट्रोजन को ऐसे किसी कंपाउंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो सोइल के अंदर मिक्स हो जाए, और सोइल के अंदर मिक्स होने के बाद वाटर में भी डिसॉल्व हो जाए, जिससे रूट्स जो है वो वाटर के साथ उनको एब्जॉर्ब कर सकें। और ये वाला जो फंक्शन होता है, इसे हम क्या नाम देते हैं? इसे हम नेम देते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन करता है? कुछ बैक्टीरिया करते हैं। तो ये वाला जो फंक्शन है, इसमें नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दिया जाता है या तो इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में। देखिए ये लिखा हुआ, प्लांट्स टेक अप नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स डायरेक्टली फ्रॉम द सोइल। और ये फंक्शन होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला। उसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो एटमॉस्फेयर में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं, ये भी यूज में आता है, पर ये प्रोसेस बहुत कम होती है। मेन जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, उसी से नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी कंप्लीट की जाती है। चलिए, ये हमारा सारा हो गया कि कौन कौन से मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में और उनकी फुलफिलमेंट किस तरीके से की जाती है। अब हमारे आज का जो वीडियो है उसका सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया था हमें ये स्टडी करना है कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट से हम कैसे प्रूव करें कि पहली बात क्लोरोफिल, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 3 सनलाइट, ये तीनों चीजें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए बहुत नेसेसरी होती हैं। इनके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। तो हमें एक्टिविटी से प्रूव करना है। देखिए आपकी बुक के अंदर ये एक्टिविटी कंप्लीट नहीं दी हुई है, स्टार्टिंग में थोड़ा हिंट देके बताया हुआ है और बीच में भी जो पॉइंट्स हैं वो पूरे क्लेरिफाई नहीं किए गए हैं कि हमने ऐसा किया तो क्यों किया। मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनना, और बाद में मैं आपको ये नोट करने का भी आपको टाइम दे दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट एक्टिविटी की। फर्स्ट एक्टिविटी, इसमें आपका मोटिव है यू हैव टू प्रूव दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि क्लोरोफिल जो है वो नेसेसरी होता है, उसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है। सेटअप में हम एक प्लांट लेंगे, पॉटेड प्लांट। पॉटेड प्लांट पॉट के अंदर लगा हुआ प्लांट है, और साथ ही साथ वो वेरीगेटेड लीव्स वाला होना चाहिए। वेरीगेटेड लीव्स कौन सी होती हैं? वो लीव्स जिसमें क्लोरोफिल जो है वो पूरी लीफ के अंदर अवेलेबल नहीं होता। मतलब पूरी लीफ के अंदर अगर क्लोरोफिल होगा तो पूरी पूरी ग्रीन होगी। पर आप जानते हैं कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी पूरी लीफ जो है वो ग्रीन नहीं होती, जैसे कि आपका क्रोटन का प्लांट है। इसके अलावा बहुत नॉर्मली आपको चारों तरफ देखने को मिल जाता है, बहुत ही कॉमन है, मनी प्लांट। मनी प्लांट की जो लीफ होती हैं उसमें भी वो भी वेरीगेटेड लीव्स के अंदर आती हैं, उसमें भी क्लोरोफिल सब जगह अवेलेबल नहीं होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, ऐसा एक प्लांट लेना है जिसकी वेरीगेटेड लीव्स हों। फिर उस प्लांट को आपको डी स्टार्च करना है। अब डी स्टार्च करने का क्या मतलब है कि आप उसे 3 डेज के लिए आप एक उसे डार्क रूम के अंदर रख देंगे। डार्क रूम में रख दिया तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, क्योंकि सनलाइट नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस वहां नहीं होगा। ठीक है, 3 डेज तक उसके पास में जो भी स्टार्च उसने पहले बनाया था, जो स्टोर कर रखा था, वो सारा वो यूज कर लेगा प्लांट एनर्जी के लिए। तो प्लांट ने जब वो स्टार्च यूज कर लिया तो उसके पास में स्टार्च क्या हो गया, इसका जो स्टॉक है वो खत्म हो गया। तो इसलिए हमने इस प्रोसेस को नाम दे दिया डी स्टार्च। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, सेटअप में मैंने आपको बता दिया वेरीगेटेड लीव्स आप लेंगे और डी स्टार्च आप उसको करेंगे 3 डेज तक। उसके बाद आप उसे वापस सनलाइट के अंदर रखिए फॉर 6 आवर्स। 6 घंटे के लिए आपने उसे सनलाइट के अंदर रख दिया। उसके बाद एक लीफ उसमें से प्लग कर लीजिए। एक लीफ को आपने तोड़ लिया और पेपर के ऊपर उसे ट्रेस कर लीजिए। ट्रेस करने के बाद आप पेपर के ऊपर वो पार्ट्स भी बना लीजिए लीफ के जिस जहां जहां आपको दिखाई देता है कि क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्योंकि वो पार्ट क्या होगा, ग्रीन होगा। तो वह पार्ट भी आपने मार्क कर लिए। अब आप उस लीफ के ऊपर, जो लीफ आपने प्लग की है, उसके ऊपर आगे का अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे। वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसे हम वाटर के अंदर बॉईल करेंगे। ठीक है, वाटर के अंदर अच्छे से बॉईल करेंगे। उससे क्या होगा, वाटर के अंदर बॉईल करने से उसकी जो सेल वॉल है वो डिसॉल्व हो जाती है, सेल वॉल उसकी ब्रेक हो जाएगी, और हम आगे कोई भी अपना आयोडीन या जो भी सॉल्यूशन हम यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए वो इजीली उसमें आ जा सकेगा। ठीक है, अब बॉइलिंग एंड एल्कोहल बाथ। तो पहले मैंने आपको बता दिया वाटर के अंदर बॉईल करना है। वाटर के अंदर बॉईल करने के बाद आप उस लीफ को निकाल लीजिए, फिर आपको उसे बॉईल करना है अल्कोहल के अंदर। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन आ जाता है और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ध्यान देने की बात आ जाती है कि अल्कोहल को डायरेक्ट किसी भी बर्नर के ऊपर किसी भी तरीके से आपको उसको बॉईल नहीं करना। ये बहुत ही डेंजरस है। क्यों? बिकॉज अल्कोहल हाईली इनफ्लेमेबल होता है। अगर आपने उसे डायरेक्ट हीट के पास में कर दिया तो वो हीट कैच कर लेगा। तो आपको
एल्कोहल को अगर बॉईल करना है तो आपको वाटर बाथ का यूज करना पड़ेगा। वाटर बाथ में आप एल्कोहल को बॉईल कीजिए और उसके अंदर लीफ डाल दीजिए। उससे क्या होगा कि एल्कोहल जो होता है वो क्लोरोफिल को अच्छे से अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। क्लोरोफिल डिसॉल्व करने का हमारा जो लॉजिक है वो ये है कि क्लोरोफिल अगर प्रेजेंट रहेगा तो ग्रीन कलर रहेगा, जो हमारे और जो कलर्स आएंगे एक्सपेरिमेंट के अंदर वो क्लियरली आपको दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले वाटर के अंदर उसको बॉईल किया, फिर अल्कोहल के अंदर बॉईल किया, और अल्कोहल ने जब क्लोरोफिल को डिसॉल्व कर लिया तो जो लीफ है वो पेल और डीकलराइज्ड हो जाती है। अब हम उसके ऊपर करेंगे आयोडीन टेस्ट। आयोडीन अप्रोक्सीमेट 6 या 7th क्लास से हम स्टडी करते आ रहे हैं कि आयोडीन जो है वो स्टार्च के साथ डार्क ब्लू ब्लैक कलर प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारा मास्टर स्ट्रोक हो गया यहाँ पे कि हमने उस लीफ के ऊपर डाइल्यूट जो है वो आयोडीन का सॉल्यूशन डाल दिया, या फिर आप एक काम करो, लीफ को ही उस सॉल्यूशन के अंदर डिप करके आप उसे वापस बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, आफ्टर सम टाइम जब आप उसे देखेंगे तो आपको ये ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि जो लीफ है उसका वो वाला पार्ट जो आपने पेपर के ऊपर ट्रेस किया था जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट था, सिर्फ वही पार्ट है, वहां वहां ब्लू और ब्लैक कलर आता है। जो पार्ट्स जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं था वहां ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। तो देखिए इस एक्टिविटी में कंक्लूजन क्या निकला। कंक्लूजन डायरेक्टली यही निकला कि भाई जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है वहां ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है, मतलब वहां पे स्टार्च बना है, और स्टार्च किससे बनता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। जहां ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया वहां किस चीज की कमी थी? क्लोरोफिल ही तो नहीं था। दैट मींस दिस एक्टिविटी क्लियरली प्रूव्स दैट फोटोसिंथेसिस इज इम्पॉसिबल विदाउट द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। कि क्लोरोफिल अगर प्रेजेंट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाएगा। चलिए, ये आप कंक्लूजन की हम बात करें, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, तो यहां यही है, ओनली द रीजंस दैट वर ओरिजिनली ग्रीन दे टर्न ब्लू एंड ब्लैक विद आयोडीन। जो ओरिजिनली व्हाइट और येलो पार्ट्स थे वो ब्राउन हो जाते हैं, उनमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं आता। ये देखिए, ये एक वेरीगेटेड लीफ है, इसमें आप देखिए जगह जगह ग्रीन पार्ट्स जो है यहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और जहां क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है वो उसके इन पार्ट्स के अंदर ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। Conclusion: since iodine turns blue and black only in the presence of starch, this proves that starch was only made when chlorophyll was present. तो chlorophyll is essential for photosynthesis. ये हो गया, हमने प्रूव कर लिया कि क्लोरोफिल जो है वो एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब हम बात करेंगे अपना नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। उसमें हमें प्रूव करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे प्रूव करेंगे? इसके लिए हमें हमारी बेसिक जो लाइन है वो वही रहेगी एक्सपेरिमेंट करने की। ठीक है, थोड़ा सा चेंज आएगा जो हम अपैरेटस वगैरह यूज करते हैं उनके अंदर। इस बार आपको 2 पॉटेड प्लांट लेने हैं। ठीक है, दोनों पॉटेड प्लांट में आप फर्स्ट को प्लांट ए और सेकंड को प्लांट बी ये लेबल कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 2 बेलजार यूज करने हैं। ठीक इस तरीके से इस बेलजार से आपको प्लांट को पूरा कवर करना है। कवर करने के बाद आप नीचे इसमें यहां वैसलीन अप्लाई कर देंगे। वैसलीन अप्लाई करने का हमारा जो मोटिव है वो ये है कि जो गैसेस का एक्सचेंज है वो नहीं होना चाहिए। गैसेस जो इस बेलजार के अंदर जो गैस अवेलेबल है वही प्लांट को अवेलेबल रहनी चाहिए, बाहर से उसको किसी भी तरह की कोई गैसेस का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। पर यहां एक छोटा सा हम वर्क करेंगे कि जो प्लांट ए वाला बेलजार है उसके अंदर हम साथ में एक चाइना डिश के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन और रखेंगे। ठीक है, जबकि जार बी के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको नहीं रखना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक सॉल्यूशन है जिसका फंक्शन ये होता है कि उसके आसपास जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना अवेलेबल, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो होगा क्या बेसिकली मैं आपको बताऊं कि जो बेलजार ए है उसके अंदर जो प्लांट है उसमें जैसे ही आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख के उसे आप सील करोगे तो उसके पास जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा, वो प्लांट के लिए अनअवेलेबल हो जाएगी। जबकि जो प्लांट बी है उसके पास में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अवेलेबल रहेगी। अब हम एक्सपेरिमेंट सेम अपना उसी तरीके से करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पोटेड प्लांट लेने हैं, उनको डिस्टार्च करना है। डिस्टार्च करने के बाद में बेलजार के अंदर आपने फिक्स कर दिया। बेलजार के अंदर फिक्स करने के बाद आप उसको कंप्लीटली टाइट कर देंगे और 2 घंटे के लिए आप उसे सनलाइट के अंदर रखेंगे। फिर उसके बाद में वही आपको आयोडीन का टेस्ट करना है। आयोडीन का टेस्ट करने के लिए आप लीफ प्लग कर लीजिए। लीफ को प्लग करने के बाद में वाटर में बॉईल, फिर अल्कोहल में बॉईल, और अल्कोहल में बॉईल करने के बाद में आप उसे फिर से वाटर से वॉश करने के बाद आप उस पर आयोडीन सॉल्यूशन अप्लाई कीजिए। अब आपको देखने को मिलेगा कि जो प्लांट ए है उसमें ब्लू या ब्लैक कलर किसी भी तरह का कलर नहीं आएगा, जबकि प्लांट बी है उसमें बहुत अच्छे से ब्लू ब्लैक कलर आपको मिल जाएगा।
अब इसका रीजन क्या रहा? इसका रीजन यही था कि दोनों की कंडीशन सेम थी, दोनों प्लांट्स सेम कंडीशन के अंदर थे, पर एक प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल थी, प्लांट बी को, तो उसने तो फोटोसिंथेसिस कर लिया, तो इसलिए उसमें ब्लू ब्लैक कलर प्रोड्यूस हो गया। जबकि जो सेकंड प्लांट था, प्लांट ए, उसमें आपने क्या किया कि प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं होने दी, बाकी तो सारी चीजें उसके लिए अवेलेबल थी, आपने क्या सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं थी, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो ये एक्टिविटी क्लियरली प्रूव करती है कि फोटोसिंथेसिस जो है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत बड़ी नेसेसिटी होती है, उसके बिना, कार्बन डाइऑक्साइड के बिना फोटोसिंथेसिस जो है वो नहीं हो सकता। ये हमारी सेकंड एक्टिविटी के अंदर प्रूव हो गया, ठीक है। नाउ एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 3 में आपको क्या प्रूव करना है? उसमें आपको प्रूव करना है कि सनलाइट जो है वो एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। इसकी भी हमारी जो बेसिक लाइन है वो लगभग वही रहेगी। इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले एक पॉटेड प्लांट लीजिए, पॉटेड प्लांट को आप वही डी स्टार्च कर दीजिए, 3 डेज के लिए उसको एक डार्क रूम में रख दीजिए, वो डी स्टार्च हो जाएगा। डी स्टार्च करने के बाद आप उसे फिर से सनलाइट के अंदर रखिए, पर इस बार सनलाइट में रखने से पहले आप क्या करेंगे, किसी भी एक लीफ को, बड़ी लीफ को सिलेक्ट कर लीजिए, उस लीफ पे आप बीच में ब्लैक टेप या एल्यूमिनियम का फॉइल, कुछ ऐसी चीज इस तरीके से अच्छे से उस पर चिपका दीजिए। इस तरीके से, चाहे आप अगर मान लीजिए टेप लगा रहे हैं तो टेप तो अपने आप उस पर स्टिक हो जाएगी, अगर आप एल्यूमिनियम फॉइल का यूज कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम फॉइल लगाने के बाद उस पर पेपर क्लिप्स उस पर अच्छे से लगा दीजिए। हमारा एम ये है कि लीफ में कुछ पार्ट्स को सनलाइट अवेलेबल होनी चाहिए और जो आपने टेप से कवर कर दिया वहां पे सनलाइट अवेलेबल नहीं होगी। अब क्या होगा, आप 6 आवर्स के लिए उसे सनलाइट के अंदर रखिए और उस लीफ को प्लग कर लीजिए। लीफ को प्लग करने के बाद सेम हम अपना आयोडीन टेस्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, उसको वाटर के अंदर बॉईल करेंगे, देन उसको अल्कोहल के अंदर बॉईल करेंगे, फिर वापस वाटर से अच्छे से वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद उस पर आयोडीन सोल्यूशन अप्लाई करेंगे या उस लीफ को ही आयोडीन सोल्यूशन के अंदर डिप कर लेंगे। और बाहर निकालने के बाद जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जहां आपने टेप लगा रखी थी उस टेप वाली जगह पे आपको ब्लू ब्लैक कलर देखने को नहीं मिलेगा, जबकि पूरी और बाकी की जो पार्ट्स हैं लीफ के वहां पे आपको ब्लू ब्लैक कलर देखने को मिलेगा। तो सेम वही बात कि सारी कंडीशन सेम थी, पर वो वाला पार्ट जहां पे सनलाइट अवेलेबल नहीं हो पाई टेप की वजह से, वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया। तो इस एक्टिविटी में क्लियरली ये प्रूव हो जाता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट भी एसेंशियल है, सनलाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाएगा। तो ये हमारी आज की लास्ट एक्टिविटी थी, ये भी हमने कर ली है। एक अब आप बाद में हमारे मिस ना हो इसलिए आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, यहां से एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इनको नोट कर लीजिए। ये बहुत ही शॉर्ट लाइंस हैं, पर आप इनको जब बाद में क्लास देखने के बाद जब आप इनको वापस रिवाइज करेंगे तो आपको क्लास एज इट इज वापस माइंड के अंदर रिवाइज हो जाएगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, रोल ऑफ गार्ड सेल्स, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वाटर और अदर मिनरल्स का एक स्क्रीनशॉट यहां लीजिए। यहां ले लीजिए। सारे आप नोट करो, ये रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको जिनकी रिक्वायरमेंट लगे, आपको लगे कि हाँ मुझे इसकी जरूरत है, वो आप नोट कर लीजिएगा। ये फर्स्ट एक्टिविटी हमारी, फर्स्ट एक्टिविटी की प्रोसेस यहां लिखी हुई है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन यहां है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3, यस, एक स्क्रीनशॉट यहां ले लीजिए। सो हमारी आज की क्लास जो है वो यहीं तक रहेगी। आज की क्लास में हमें जितना स्टडी करना था वो हम कर चुके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है जो भी हमने पढ़ाया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये जो जिस तरीके से क्लासेस आ रही हैं रेगुलर, आपको पूरे ईयर पूरा कोर्स जो है वो इसी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आपको लेक्चर कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे। तो चलिए
आज हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी आपके साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।